हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कौन से एलिमेंट है आज वो हम डिस्कस करेंगे। सो एलिमेंट्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस आर गुड बोर्ड प्रैक्टिसेस, कंट्रोल एनवायरनमेंट, ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर, वेल डिफाइंड शेयर होल्डर्स राइट एंड बोर्ड कमिटमेंट्स। तो जब आप एलिमेंट्स बात करेंगे तो हमें गुड बोर्ड ऑफ प्रैक्टिसेस यानी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के वक्त आपका जो बोर्ड है, आपका जो ऑडिटर्स है, आपके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, आपके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स है, जो भी हो आपके बोर्ड में, उनका जो प्रैक्टिस होता है वो बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, एंथुसियास्टिक होना चाहिए। उसमें कोई माल फंक्शन या फिर कोई माल प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए। एनवायरनमेंट को कंट्रोल में रखते हुए आपको काम करना है, बिकॉज एनवायरनमेंट को आप धक्का दोगे, एनवायरनमेंट को हानि पहुंचाओगे तो एनवायरनमेंट आपको हानि पहुंचाएगा या फिर आपके आने वाली जनरेशन्स को हानि पहुंचाएगा। एंड बीइंग एन कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, आपको सोसाइटी का ध्यान रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे हमने देखा, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएसआर एक्टिविटीज़ जब करते हैं तो उसमें एनवायरनमेंट के प्रति भी उनका बहुत सारा कंट्रीब्यूशन होता है। आपका जो भी डिस्क्लोजर होगा वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तो आप यानी जो भी काम करते हो लोगों तक उनका इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगा, नंबर वन। एंड सेकेंडली, आप ट्रांसपेरेंट नहीं रहोगे और आप अपने बहुत सारी चीज़ें अपने शेयर होल्डर्स को, अपने पार्टनर्स को, अपने साथ जो भी आपके इन्वेस्टर्स है उनको अगर आप डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स समथिंग रॉन्ग इज गोइंग ऑन और देर इज समथिंग फिशी इज देयर। मतलब ऑर्गेनाइजेशन कुछ तो छुपा रहा है हमारे से। सो टू बिकम अ गुड ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रैक्टिस कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये ट्रांसपेरेंसी यानी जो भी आपका काम हो रहा है वो क्लियर होना चाहिए और लोगों को पता होना चाहिए। देन वेल डिफाइंड शेयर होल्डर्स राइट, शेयर होल्डर्स को अपने अपने राइट्स एक प्रॉपर तरीके से पता होने चाहिए, डिफाइंड होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं और वो शेयर होल्डर्स को पता नहीं है, एंड देन वो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से उन्हें मॉडिफाई करते हो। सो जो भी शेयर होल्डर्स के राइट्स है वो डिफाइंड होने चाहिए, उन्हें पता होने चाहिए। एंड बोर्ड कमिटेड होना चाहिए, जो भी आप डिसीजन लेते हो वो डिसीजंस के लिए आपका कमिटमेंट होना चाहिए। अब बोर्ड प्रैक्टिसेस में क्या होता है, क्लियरली डिफाइंड रोल्स एंड अथॉरिटीज, सारे लोगों के रोल्स एंड अथॉरिटीज जो है वो डिफाइंड होने चाहिए। लोगों की ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है डायरेक्टर्स के, वो अंडरस्टूड होने चाहिए। ठीक है, सो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर्स अंडरस्टूड, अपने अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज सबको समझ लेनी चाहिए। बोर्ड एक वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं उसका एक स्ट्रक्चर होता है, सिस्टमैटिकली वो बनाया जाता है प्लान के साथ, वैसे ही आपके बोर्ड का भी एक प्लान होना चाहिए। और प्लान में आपका जो पोजीशंस है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हो या फिर जो भी टॉप मोस्ट बोर्ड मेंबर्स हो, वो वेल स्ट्रक्चर्ड होने चाहिए। अप्रोप्रिएट कॉम्पोजिशन एंड मिक्स ऑफ स्किल्स, आपका जो मिक्स है स्किल्स का वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। अगर कोई अकाउंटेंट है तो कोई फाइनेंस से होना चाहिए, कोई फाइनेंस से है तो कोई लीगल से होना चाहिए, कोई लीगल से है तो कोई ऑपरेशन या मैन्युफैक्चरिंग से होना चाहिए। सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सिर्फ मैनेजमेंट के होंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट होना चाहिए और जो भी स्किल्स है वो मिक्सचर ऑफ स्किल्स होने चाहिए। इससे क्या होगा, अलग अलग तरीके से अलग अलग एक्सपीरियंस के साथ वो अपने माइंडसेट को लेकर आएंगे और डिसीजन मेकिंग में काम देंगे। गुड बोर्ड प्रैक्टिसेस, अप्रोप्रिएट बोर्ड प्रोसीजर्स, इनका जो बोर्ड प्रोसीजर्स है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ठीक है, एक सिस्टमैटिकली हमें आगे बढ़ना चाहिए। डायरेक्टर रेम्यूनरेशन इन लाइन विद बेस्ट प्रैक्टिस, डायरेक्टर्स के जो भी रेम्यूनरेशंस है वो बेस्ट लाइन में होना चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिस में होना चाहिए। डायरेक्टर है इसका मतलब वो कितने भी रेम्यूनरेशन ले ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो उनका एक डिफाइंड रेम्यूनरेशन और प्रैक्टिस उस हिसाब से डिफाइन होना चाहिए। बोर्ड सेल्फ इवैल्यूएशन एंड ट्रेनिंग कंडक्टेड, बोर्ड को हमेशा अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट करना है और अपने आप के लिए कुछ ना कुछ ट्रेनिंग कंडक्ट करना है। ज़रूरी नहीं कि आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन गए तो आपको सभी चीज़ पता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को या फिर बोर्ड्स को नहीं पता होती है, तो वो ट्रेनिंग कंडक्ट करना ज़रूरी है।
एंड उनके जो सबॉर्डिनेट्स है उनके लिए भी उन्हें ट्रेनिंग देना ज़रूरी है। ठीक है, तो बोर्ड खुद के लिए भी ट्रेनिंग लेंगे और ये बोर्ड अपने सबॉर्डिनेट्स के लिए भी ट्रेनिंग कंडक्ट करेंगे। कंट्रोल एनवायरनमेंट, जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे शुरू होता है इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स। अब एनवायरनमेंट दो तरीके के हैं, एक एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट एंड दूसरा नेचुरल एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे जब इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स की बात करते हैं तो एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट की बात करते हैं एंड वही एनवायरनमेंट का जो रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है वो प्रेजेंटेबल होना चाहिए और प्रेजेंट आपके साथ हमेशा वो रहना चाहिए। ठीक है, जब भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई रिस्क होगा, थ्रेट होगा, तो वो रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क जो है वो आपका रेडी रहना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क मतलब जब भी आपके पास कोई रिस्क आता है तो उसको मैनेज करने का एक प्रोसीजर, एक ब्लूप्रिंट। देन डिजास्टर रिकवरी सिस्टम इन प्लेस, अगर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर कोई डिजास्टर हो गया, नेचुरल कैलामिटीज हो गई, ठीक है, तो वहाँ का सिस्टम क्या है, बिल्डिंग में आग लगी तो वो रिकवर कैसे करेंगे, क्या सिस्टम है वहाँ पे, शावरिंग हो सकता है क्या, ऑटोमेटिक शावरिंग, या फिर वो फायर ब्रिगेड के जो लाल डब्बे होते हैं आग बुझाने वाले वो अवेलेबल होंगे क्या, फायर एक्सटिंग्विशर्स, राइट। तो ये डिजास्टर रिकवरी सिस्टम आपके पास इन प्लेस रेडी होना चाहिए। देन मीडिया मैनेजमेंट टेक्निक, जो भी आपका मीडिया मैनेजमेंट है वो टेक्निक बहुत ही अच्छा होना चाहिए और एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। बिजनेस कंटिन्यूटी प्रोसीजर इन प्लेस, आपका जो बिजनेस है उसका कंटिन्यूटी प्रोसीजर जो है वो प्लेस में है नहीं है वो आपको चेक करना है। ठीक है, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मैं सिर्फ 5 साल के लिए डायरेक्टर हूँ, 1 साल के लिए डायरेक्टर हूँ। आप डायरेक्टर पूरे लाइफ टाइम के लिए होते हो और वो कंटिन्यू कैसे करना है, आपकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जो शेयर होल्डर्स है, वो इन सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं और वो मिलकर काम करते हैं। इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल ऑडिटर कंडक्ट्स ऑडिट, जब एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो एक्सटर्नल ऑडिट जो होता है वो एक्सटर्नल ऑडिटर होता है। ठीक है, और इंडिपेंडेंटली वो ऑर्गेनाइजेशंस के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को ऑडिट करते हैं और वो कंट्रोल एनवायरनमेंट में इंक्लूड होता है क्योंकि वो हमारे एटमॉस्फेयर में आके, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट में आके वो काम करता है। सो उनका इंडिपेंडेंसी हमें बरकरार रखना है। इंडिपेंडेंट ऑडिट कमिटी एस्टैब्लिश, एक इंडिपेंडेंट ऑडिट कमिटी एस्टैब्लिश करनी है और उनको जो इंडिपेंडेंट ऑडिट आएंगे उनको ये कमिटी हेल्प करेंगी ऑडिट करने में और उन्हें मदद करेंगी जो भी रिक्वायर्ड वाउचर्स हो, बिल्स हो या फिर अदर क्वेश्चन आंसर जो भी ऑडिटर्स के पास रहेंगे वो सॉल्व करेंगे। इंटरनल ऑडिट फंक्शन होना चाहिए और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो एस्टैब्लिश होना चाहिए एंड कंप्लायंस फंक्शन एस्टैब्लिश होना चाहिए। सो इंटरनल ऑडिट फंक्शनेबल होगा। ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिट तो रहेगा ही बट हमारे ऑर्गेनाइजेशन का भी एक इंटरनल ऑडिट होगा, तो वो डेली चेक करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन सिस्टमैटिकली रन हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है या नहीं, कोई फाइनेंशियल रिस्क हो रहा है क्या, फाइनेंशियल लॉस हो रहा है क्या। देन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एस्टैब्लिश करना है। ठीक है, सो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ नथिंग बट योर MIS, जहाँ पे आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, कौन क्या काम करता है, किसका क्या कॉन्टैक्ट नंबर है, कौन कौन से डेस्क में बैठता है, ये आपके पास एस्टैब्लिश होना चाहिए। और कंप्लाइंस, जो भी कंप्लेंट है वो आपके फंक्शन जो है एस्टैब्लिश होनी चाहिए। ठीक है, सो कंप्लाइंस फंक्शन एस्टैब्लिश रेडी रहने चाहिए। ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर में फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज करना है, नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करना है, फाइनेंशियल प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो डिस्क्लोजर में ज़्यादा कहने वाली कुछ चीज़ नहीं है, बस इतना ही है कि आपको वो चीज़ें बतानी है, आपको लोगों तक बतानी है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, मे बी थ्रू मीडिया, मे बी बाय प्रिंट, मे बी बाय ओरल, मे बी बाय ऑडियो विजुअल, आपको इन्फॉर्मेशन बतानी है। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बोला है एंड दूसरा है नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, मतलब ओवरऑल हर चीज़ हमें बतानी है। लेकिन जब आप फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करते हो तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड IFRS के हिसाब से आप वो मेंटेन करना चाहिए। कंपनीज रजिस्टरिंग फाइलिंग्स अप टू डेट होनी चाहिए, जो भी हम फाइलिंग करते हैं वो अप टू डेट होनी चाहिए और वो लोगों तक पहुंचानी चाहिए। हाई क्वालिटी एनुअल रिपोर्ट पब्लिश होनी चाहिए। हाई क्वालिटी मतलब आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उस हिसाब से ही वो सूटेबल रिपोर्ट आपको पब्लिश करना है और वेब बेस्ड डिस्क्लोजर भी होना चाहिए।
वेल डिफाइंड शेयर होल्डर्स राइट, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स राइट फॉर्मलाइज्ड। माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है आपके, मतलब कोई 50-100 शेयर है जिनके पास 50-100 शेयर होल्डर्स है जिनके पास 1 लाख शेयर्स है अलग अलग टुकड़ों में। किसी के पास 100 है, किसी के पास 2 है, किसी के पास 1000 है, किसी के पास 500 है, किसी के पास 300 है। ये माइनॉरिटी है। और उसके कंपैरिजन में कुछ लोग हैं, 10 लोग जिनके पास 10 लाख शेयर्स है, मतलब हर एक के पास ऑन एन एवरेज 1 लाख रुपए का शेयर, 1 लाख शेयर्स है। सो वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स है। सो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स राइट जो है फॉर्मलाइज होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो माइनॉरिटी है इसलिए उनका जो भी वोटिंग राइट्स है डिसीजन मेकिंग में वो कंसिडर नहीं होगा। ऑर्गेनाइज्ड मीटिंग जो है शेयर होल्डर्स की, वेल ऑर्गेनाइज होने चाहिए शेयर होल्डर्स मीटिंग, और सिस्टमैटिकली होनी चाहिए। पॉलिसी ऑन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, पॉलिसी होनी चाहिए कुछ रिलेटेड पार्टीज के ट्रांजैक्शंस के रिलेटेड। जो भी पॉलिसी बनती है वो शेयर होल्डर्स को आप अप्रूव करवाने के लिए बिठाते हो और वोट करवाते हो उनसे। पॉलिसी ऑन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रांजैक्शन, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रांजैक्शन है लाखों हज़ारों करोड़ों का है तो उनका क्या पॉलिसी होगा, बाय चेक लोगे, बाय डिमांड ड्राफ्ट लोगे, ऑनलाइन ट्रांसफ़र लोगे, वो पॉलिसीज़ आपको डिफाइन करनी चाहिए। और डिफाइन एंड एक्सप्लिसिट डिविडेंड पॉलिसी, आपका डिविडेंड पॉलिसी क्या है, साल में आप कितनी बार डिविडेंड दोगे, फाइनल डिविडेंड दोगे, इंटरिम डिविडेंड दोगे, ठीक है, बोनस दोगे, वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूसिवली डिफाइन करके रखनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आज बहुत प्रॉफिट हुआ है तो चलो आज डिविडेंड दे, वो आपके शेड्यूल में, आपके फाइनेंशियल प्लान्स में ऑलरेडी होना चाहिए। Board committee, the board discuss corporate governance issues and has created a corporate governance committee. The company has a corporate governance champion. Corporate governance improvement plan has been created. Appropriate resources are committed to corporate governance initiatives. तो बोर्ड जो है, बोर्ड कमिटी, वो डिस्कस करता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज, और वो इश्यूज सॉल्व करने के लिए एक कॉर्पोरेट कमिटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमिटी वो बनाते हैं। और ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी क्या करती है, उनके पास एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस चैंपियन होता है और वहाँ से वो सेलेक्ट करते हैं कि अ, इस साल का जो गवर्नेंस इंडिविजुअल है या फिर जो कमेटी को लग रहा है कि ये XYZ पर्सन ने बहुत अच्छा काम किया है तो वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड उनको देते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इम्प्रूवमेंट प्लान होना चाहिए आपको कि आपका ये गवर्नेंस जो है वो कैसे अच्छा रहेगा, कैसे कंटिन्यू रहेगा। अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज होना चाहिए आपके कमिटेड का कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू इनिशिएटिव्स के लिए, ठीक है। जो भी इनिशिएटिव लेते हो उसका जो रिसोर्स है, वहाँ का जो सोर्स है, जो आइडिया है, वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स जो है फॉर्मलाइज होनी चाहिए और लोगों को, रिलेवेंट स्टाफ्स को डिस्ट्रीब्यूट करके रखना चाहिए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोड जो है वो डेवलप करके रखना चाहिए, ज़रूरी है, क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कोड अगर आप डेवलप नहीं करोगे तो एथिक्स कैसे मेंटेन करोगे। सो अ कोड ऑफ एथिक हैज़ बीन डेवलप। सो कोड ऑफ एथिक्स जो है वो डेवलप होना चाहिए एंड देन रिकॉग्नाइज होने चाहिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लीडर को, ठीक है। एक कंपनी जो है वो रिकॉग्नाइज करती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस लीडर को। अब अदर एंटिटीज़ क्या करते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अप्लाइज टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस नॉट जस्ट कंपनीज। ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, अगर हम सोल ट्रेडिंग कंपनी करते हैं तो भी हमें गवर्नेंस की ज़रूरत है, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, नॉट फॉर प्रॉफिट में हो या फिर पब्लिक सेक्टर्स में हो। जैसे कि NGOs है, स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है, पेंशंस है, फंड्स है, पेंशन फंड्स है, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस है, ये सारे एंटिटीज़ में भी गवर्नेंस होता है, यानी काम अच्छे से होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप मेकिंग नोट्स। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।